नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ABC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबर चुनावी है, आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की सियासी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होने वाली है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैच बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, रजनी पाटिल भी बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेस नेता भी इस बैठक में लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार इस बैठक के बाद खत्म हो सकता है। कई सीटों पर सिंगल नाम भेजे जा सकते हैं, सीईसी ने ये भी जानकारी दी है। तो पीसीसी चीफ दीपक बैच भी इस बैठक में शामिल होंगे। कई मायनों में बैठक बेहद खास मानी जा रही है। खासतौर पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई है, ये बताया जा रहा है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वो इंतजार जो खत्म हो सकता है अब जल्द इस बैठक के बाद। तो एक तरफ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सभी मोर्चों के संयुक्त बैठक आज आयोजित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव देसाई और सह प्रभारी नितिन नवीन ये बैठक लेंगे। लाभार्थियों, बुद्धिजीवियों को जोड़ने का टास्क इसमें दिया जाएगा। युवा, किसान और महिलाओं को जोड़ने का भी टास्क दिया जाएगा। सम्मेलन के जरिए सभी वर्ग को जोड़ने का टास्क यहाँ पर दिया जाएगा। हर कार्यकर्ता को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। 200 परिवार से मिलने की ये जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रत्याशियों और डबल इंजन की सरकार का फीडबैक लेने की जिम्मेदारी दी जाएगी। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें नई जिम्मेदारियां इस बैठक में दी जाएगी। हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार की जो योजनाएं हैं, डबल इंजन की सरकार से जो फायदा लोगों को हो रहा है उसे जन जन तक पहुंचाया जाए, ये टास्क इन्हें दिया जाएगा। साथ ही सभी मोर्चा की संयुक्त बैठक है ये। सीएम साय और सह प्रभारी नितिन नवीन भी ये बैठक लेंगे और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, दिग्गज पदाधिकारी सभी इस बैठक में शामिल होंगे। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। आज शिवपुरी, गुना और राघवगढ़ में यात्रा है। गुना के हनुमान चौराहे से यात्रा की शुरुआत हुई है। दोपहर 12:30 बजे जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे, यानी कि बस कुछ ही देर में। राघवगढ़ बस स्टैंड पर जनसभा का आयोजन होगा, जिसे राहुल गांधी संबोधित करते हुए आज नजर आएंगे। भारी लाखों की संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद भी सभा में जताई जा रही है। शिवपुरी, गुना और राघवगढ़ में आज यात्रा है। जनसभा को संबोधित करते हुए यात्रा के दौरान आज राहुल गांधी नजर आएंगे। और बीजेपी के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद विपक्ष का रिएक्शन सामने आया है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी पुराने चेहरों को रिपीट नहीं करेगी। सिर्फ 2 चेहरों को मजबूरी में रिपीट किया गया है। बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से बचने ऐसा हथकंडा अपनाया है। वहीं उन्होंने रायपुर से प्रत्याशी बनाए गए बृजमोहन अग्रवाल के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। बैच ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल को सेंट्रल से भेजकर छत्तीसगढ़ बीजेपी में गुटबाजी साफ दिख रही है। कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि पुराने चेहरों को रिपीट नहीं करेगी। आप देखेंगे 9 में से सिर्फ 2 चेहरे को मजबूरी में उन लोगों ने रिपीट किया है, और क्योंकि पता है पुराने चेहरे को रिपीट करेंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पा रही है। गुटबाजी क्लियर साफ साफ दिख रहा है। जहां बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता जहां आज स्टेट में मंत्री है, उनको सरोज पांडे को इस तरह से बलि का बकरा बनाया गया है। इस तरह ऑल ओवर टिकट देखे तो गुटबाजी और एंटी इनकम्बेंसी बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह हथकंडे अपनाए। और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल संसदीय सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने का ऐलान किया था। हालांकि टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद भी किया था, लेकिन उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बीजेपी ने कल 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की 20 सीटें शामिल थी। इन 20 सीटों में आसनसोल संसदीय सीट भी शामिल थी, जहां से पवन सिंह को टिकट दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल सीट से लोकसभा सांसद हैं। वह 2022 में यहां पर हुए उपचुनाव में सांसद चुने गए थे।
लेकिन टिकट मिलने के कई घंटे के बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। और इधर रायपुर से वर्तमान सांसद सुनील सोनी का टिकट भाजपा ने काट दिया है। उनकी जगह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है। इस पर सुनील सोनी ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के अनुभवी विधायक हैं। पार्टी ने इसलिए उन्हें प्रत्याशी बनाया है। मेरा दावा है कि वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लोकसभा क्षेत्र में काम नहीं कर पाने का अफसोस है। बृजमोहन जी हैं, 8 बार के विधायक हैं। पार्टी को लगा कि नई रायपुर राजधानी है, यहाँ पे और बेहतर कैंडिडेट देना चाहिए, तो उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल जी को टिकट दिया है। अच्छे वोट से जीतेंगे हम लोग इस चुनाव को रायपुर का भी। बहुत सारी केंद्र की जो योजनाएं जो रोजगार उन्मूलक थी, उन योजनाओं को हम राज्य में सरकार नहीं होने के कारण जो है हम नहीं ला पाए थे। इस बात का दुख हमेशा रहेगा। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया है। जगदलपुर के बीजेपी कार्यालय में पत्रवार्ता करते हुए किरण देव ने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव मोदी की गारंटी और विकास के मुद्दे पर लड़ने जा रही है। हम प्रदेश की सभी सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान को लेकर भी जानकारी दी। किरण देव ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए लोगों के सुझाव लेने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा जिला, विधानसभा, मंडल और बूथ स्तर पर जाकर लोगों से सुझाव लेगी। हम 11 की 11 लोकसभा चुनाव में 11 कमल फूल को खिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को हम समर्पित करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा सीट पर बीजेपी ने पहली बार महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इस सीट से रूपकुमारी चौधरी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगी। बीजेपी आलाकमान ने मौजूदा सांसद चुन्नीलाल साहू का टिकट काटकर रूपकुमारी चौधरी को मौका दिया है। चुन्नीलाल साहू ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए रूपकुमारी चौधरी को बधाई दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं रूपकुमारी ने महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के लिए सिंचाई और रेल सेवा के विस्तार को प्राथमिकता बताया। वर्तमान सांसद सम्माननीय चुन्नीलाल साहू जी के प्रयासों से सिंचाई के लिए सिकासेर जलाशय से जो महासमुंद जिले में पानी को नहर लाइनिंग के माध्यम से लाना है, उसके सर्वे के लिए बजट में प्रस्ताव पास हो गया है। उसके लिए पैसे भी स्वीकृत हो गए हैं। और रहे बात रेलवे लाइन की, तो रेलवे लाइन के लिए भी माननीय सांसद जी के प्रयासों से उसका भी सर्वे का काम चालू हो चुका है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस बार पहली बार महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में महिला प्रत्याशी के रूप में रूपकुमारी चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। और अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह को बीजेपी ने फिर प्रत्याशी बनाया है। लल्लू सिंह का नाम घोषित होने के बाद भाजपा कार्यालय पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। पर्यटन और ऊर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं वो। 1991 से 2012 तक वह भाजपा के टिकट से जीतकर विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। अयोध्या के पूज्य संतों और हनुमान जी की कृपा से नेतृत्व ने हमको अयोध्या की फिर से सेवा करने का मौका दिया है। हम नेतृत्व को बधाई देते हैं कि और हनुमान जी से ही कामना करते हैं कि अयोध्या की सेवा हम ठीक से कर सकें। इधर एमपी के मुरैना जिले के दौरे पर आए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जमकर भ्रष्टाचार में लगी हुई है। गरीब, वंचित, किसान, मजदूर एवं महिलाओं को न्याय दिलाना राहुल गांधी का उद्देश्य है। देश के बिगड़ रहे हालात, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का देश भर में व्यापक असर पड़ रहा है। इस यात्रा से देश भर में इंडिया गठबंधन को जमकर मजबूती भी मिल रही है और इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। राहुल जी की कोशिश है कि 10 साल की जो सरकार है दिल्ली में, उससे सवाल पूछे कि वो सरकार है जिसने 147 सांसदों को एक साथ निलंबित करने के बाद चोर दरवाजे से बिलों को पास के पार्लियामेंट के अंदर। और मैं समझता हूँ आज जो किसानों के साथ, विशेष रूप से नौजवानों के साथ अनदेखी हो रही है, उसका जवाब जनता देगी वोटों के माध्यम से।
इधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी में शामिल होंगे। अध्यक्ष और 3 सदस्य भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी आज भाजपा में प्रवेश करेंगे। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से एक बड़ा झटका कांग्रेस को यहां पर लगने वाला है। अध्यक्ष और 3 सदस्य बीजेपी की आज सदस्यता ग्रहण करेंगे। कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी आज भाजपा में शामिल होंगे। और सीएम मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार उत्तर प्रदेश पहुंचे। उनके इस दूसरे दौरे के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। उनके दौरे को लेकर यादव वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है। अब बीजेपी लगातार यूपी के दौरे के माध्यम से भाजपा यादव वोटर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करने में जुट गई है। और इसी कोशिश में जुटे हैं मोहन यादव, जिन्होंने बीते दिन यूपी एमपी को भाई भाई बता दिया। साथ ही कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। लखनऊ के बिजनौर इलाके में हो रहे यादव महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लखनऊ पहुंचे। यादव महाकुंभ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने प्रदेश के साथ अपने रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे पूर्वज 400 साल पहले आजमगढ़ से ही मध्य प्रदेश गए थे। मेरी ससुराल भी, उसके संबंध भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ते हैं, तो एक तरह से तो मैं अपना एक रिश्ता अलग प्रकार से उत्तर प्रदेश से देखता हूं। और मेरे फोर फादर लगभग 400 साल पहले आजमगढ़ से ही गए थे, तो वो रिश्ता भी है कि मैं अपने घर आया हूं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस धरती से विशेष प्रकार का प्रेम भी मेरा है। जाहिर है सीएम मोहन यादव के जरिए बीजेपी यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब समाज मोहन यादव के साथ है। परिवारवाद की जड़ें हमें मिटानी होंगी। परिवार से बाहर देखो, कोई भी बन सकता है, किसी के लिए अवसर की कमी नहीं है। अब इस बात को देखने की जरूरत, हमारा मन खोलो, एक परिवार से बाहर आओ। एक परिवार के अंदर दरवाजा बंद करके अगर आप अपने परिवार को बढ़ाओगे तो ये समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। अब समाज आगे बढ़ा है। सीएम ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भाई भाई भी बताया और कारोबार के लिए सभी को मध्य प्रदेश आमंत्रित किया। आने वाले समय में अपने काम धंधे को फैलाना है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भाई भाई है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सदैव आपका स्वागत रहेगा, बार बार हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ संवाद होता रहेगा। और कोई किसी के पेट में दुखे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आप बुलाओगे आपका ही भाई हूँ, जब बुलाओगे दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ना तो मुख्यमंत्री थे, ना ही वो किसी पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन मेरी पार्टी ने मेरी मेहनत पर मुझे मुख्यमंत्री पद का दर्जा दिया। मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी कोई राजनीति में नहीं थे, मेरे परिवार वाले इन व्यवस्थाओं को जानते भी नहीं है। मेरे अपने परिवार से कोई दूसरा विधायक नहीं, मेरे परिवार से कोई सांसद नहीं, मेरे परिवार से कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार के इस पहले राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन उठा करके सीधा मुख्यमंत्री का जवाबदारी दी है। अपने संबोधन में सीएम मोहन यादव ने भगवान श्री कृष्ण का कई बार जिक्र किया। सीएम ने यादव महाकुंभ को सबका बताया और कहा कि उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले जिस जगह पर भगवान कृष्ण शिक्षा लेने आए थे उसे पूरी तीर्थ क्षेत्र को बनाने का हमने फैसला लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा में प्राण प्रतिष्ठा की बारी है। हमने सबने देखा बदलते दौर का समय है, और बदलते दौर के समय में जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो स्वाभाविक रूप से हम मथुरा की तरफ क्यों नहीं देखेंगे? मथुरा की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का ये दौरा और उनके ये बयान साफ कर रहे हैं कि बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में अपने मोहन यादव कार्ड के जरिए यादव वोट बैंक पर सेंधमारी की बड़ी तैयारी में दिख रही है। वैसे भी उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव समाज का सबसे बड़ा प्रभाव रहा है। भाजपा भी इस बात को बड़े ही अच्छे से समझती है कि अगर दिल्ली जीतना है तो पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। इलेक्शन डेस्क IBC 24। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा में बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली का बजट पेश किया। हम लोग राम राज्य के सपने को साकार करेंगे, ये बात उन्होंने कही।
हमने 9 साल में दिल्ली में हर एक वर्ग का विकास किया है, ये बात आतिशी ने कही है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री हैं आतिशी, जिन्होंने दिल्ली का बजट पेश किया। साथ उन्होंने कहा कि हम लोग राम राज्य के सपने को साकार करेंगे और कहा कि हमने 9 साल में दिल्ली में हर एक वर्ग का विकास किया है। और दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां समन जारी किया है, लेकिन केजरीवाल इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने आज भी पेशी पर जाने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को जवाब भेजा है। उन्होंने कहा है कि समन गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी वह जवाब देने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा बीच का रास्ता सुझाया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो सवाल ईडी के हैं सवाल पूछ ले, मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे देंगे। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे तो आजकल जो है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वकीलों की बहस हो जाती है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता ईडी को कोई परेशानी होनी चाहिए। हाँ, अगर इनके मन में कोई षड्यंत्र है, कोई दुर्भावना है कि इनको गिरफ्तार ही करना था, तो ज़रूर ईडी किसके लिए बहाने बनाएगी कि नहीं साहब आप आ ही जाइए। फिर ये बात दुनिया के लिए, देश के लिए साफ हो जाएगी। मन में गिरफ्तारी है, सवाल जवाब सिर्फ बहाना है। इधर सीता सोरेन बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि विधायक, सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट दें तो बतौर जनप्रतिनिधि हासिल प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार के तहत कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में ही अपनी ही फैसले को पलटते हुए कहा कि घूस लेना कोई विशेषाधिकार नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 5 साल में अक्टूबर को 2 दिन की सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने सीता सोरेन बनाम भारत सरकार मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और 5 महीने बाद आज डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ये तय कर दी है कि सर्वोच्च अदालत की 1998 का आदेश दुरुस्त कर दिया गया है। इस मामले पर 1993 से लेकर अब तक तकरीबन 30 बरस चली अदालती कार्रवाई के दौरान एक कॉमन कड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन का परिवार रहा। 1993 मामले में सीबीआई ने शिबू सोरेन को रिश्वत कांड में आरोपी माना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हालिया सुनवाई उनकी बहू सीता सोरेन से जुड़े घूसकांड को लेकर हुई है। के सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलेगा। और इसी बीच चंडीगढ़ से आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं। डिप्टी सीनियर मेयर पद पर बीजेपी की जीत हासिल हुई है। बीजेपी उम्मीदवार कुलजीत संधू की यहां पर जीत हुई है। तो उस वक्त की बड़ी सियासी खबर आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से कुलजीत संधू हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि डिप्टी सीनियर मेयर पद पर चुनाव हुए जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं कुलजीत संधू जिन्हें जीत मिली है।